नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। कल हमने यूपी ट्रिपल एससी पीटी का सिलेबस डिस्कस किया था और हमने स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करी थी और हमने टारगेट बनाया था कि हमें 100 में से 100 का टारगेट बना के तैयारी करना है और एक्चुअल पेपर में हमें 90 प्लस क्वेश्चन 1/4 माइनस मार्किंग के साथ में सही करने हैं, जिससे हमारा प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाए। तो हमने आपसे बताया था कि हम जीएस पोर्शन ही कवर करेंगे, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हम कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हिस्ट्री से, उसी के साथ साथ हम पैरेलली पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री से, जिसकी आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है। उसमें हम सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे, पूरे सिलेबस का, कि जो सिलेबस हमें वन लाइन में बोला गया है, वन लाइनर में, तो हम उसको और डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम करते हैं सिलेबस की शुरुआत। तो हमारा जो पहला सिलेबस है वो है, सिलेबस में कहा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारा पहला चैप्टर है। इसी में हम इसको समझने के लिए हमें स्टोन एज को समझना पड़ेगा, पाषाण काल को समझना पड़ेगा। पाषाण काल को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है, तभी हम सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे विकसित हुई हम इसे समझ पाएंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता में हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की राजनैतिक व्यवस्था कैसी थी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का समाज कैसा था। उसके बाद हम वहाँ की कला एवं संस्कृति भी समझने की कोशिश करेंगे। कला एवं संस्कृति, इसी में हमारा जो है साइंस एंड टेक का भी पोर्शन आ जाएगा कि उस समय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या विकास हुआ था। तो हम सिंधु घाटी की सभ्यता में ये समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता में हम सबसे पहले पाषाण काल को पढ़ेंगे, जिसमें पाषाण काल को पढ़ने के बाद हम सिंधु घाटी की सभ्यता जब पढ़ेंगे तो उसमें राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, समाज, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पाषाण काल में क्या पढ़ेंगे, स्टोन एज में क्या पढ़ेंगे, हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे स्टोन एज में। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। तो जो पूरा पाषाण काल का टाइम है वो 6 लाख BC से 10,000 BC तक का है, और जो मध्य पाषाण काल का टाइम है वो 10,000 BC से 4,000 BC तक का है, और जो नवपाषाण काल का टाइम है वो है 4,000 BC से 1,000 BC तक का टाइम है नवपाषाण काल का। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ था, हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर विकसित सभ्यता का अंकुरण हुआ था। हमें विकसित सभ्यता का अंकुरण देखने को मिलता है नवपाषाण काल में, और इसी में हमें नवपाषाण काल में ही हमें कृषि जो है देखने को मिलती है। कृषि से ही डेवलप हुई हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नवपाषाण काल का जो टाइम है उसे क्रांति का काल कहा गया है गार्डन चाइल्ड ने इसे क्रांति का काल कहा है। क्रांति का काल हम इसे क्यों कहते हैं, जब किसी व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन होता है, जब किसी व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन होता है तो उसे हम क्रांति का काल कहते हैं। जब किसी व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई देता है तो हम उसे क्रांति का काल कहते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिलेबस डिफाइन हो रहा है और इसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है।
इसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है। अब दूसरा क्या है, हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, सिंधु घाटी सभ्यता का जब विकास हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो पूरा पाषाण काल का समय था, उस समय जो इंसान थे वो गुफाओं में रहते थे, कच्चे मांस का सेवन किया करते थे, वो शिकार करते थे, वो समूह और समुदाय में नहीं बटे हुए थे। पहले समूह, ना ही वहाँ पर कोई भाषा का विकास था। जो भी हमें देखने को मिलता है विकास, वो हमें नव पाषाण काल में ही देखने को मिलता है, नियोलिथिक एज के फेज में देखने को मिलता है। तो 3 इकाइयाँ होती हैं। पहला होता है समूह, समूह से मिलकर बनता है समुदाय, और समुदाय से मिलकर बनता है समाज। तो ये जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो हमें नवपाषाण काल में देखने को मिलती हैं, नवपाषाण काल में देखने को मिलती हैं। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है, वो है वैदिक संस्कृति। सिलेबस के अकॉर्डिंग वैदिक संस्कृति दूसरा टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे साहित्य के बारे में, और इसमें 2 है, अर्ली वैदिक, उसके बाद लेटर वैदिक। तो हम इसमें वैदिक संस्कृति में 2 चीजें पढ़ेंगे, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद तीसरा जो हमारा है वो है धर्म। धर्म में क्या है, 2 धर्म है, बौद्ध धर्म और दूसरा है जैन धर्म। जैन धर्म जो है महावीर स्वामी है, और ये हैं 24वें तीर्थंकर। ये जो है 24वें तीर्थंकर हैं। और बुद्ध धर्म में क्या है, महात्मा बुद्ध हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उनकी जीवनी के बारे में हम पढ़ेंगे इस धर्म वाले टॉपिक में। और ये जो टाइम है ये है 600 BC का टाइम। इसी 600 BC के टाइम में क्या हुआ है, मगध का उत्कर्ष हुआ है, मगध का उत्कर्ष हुआ है। मगध के उस उत्कर्ष के साथ ही राज्य का निर्माण हुआ है। राज्य का निर्माण होने के साथ ही मगध पहले आया है ना। मगध जो था, मगध केंद्र में था। और जब राज्य का विकास हुआ तो राज्य का विकास के साथ में जो पहली डायनेस्टी आई वो हर्यक डायनेस्टी आई, हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के बाद हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बाद आया नंदवंश। उसके बाद फिर आपका जो चौथा सिलेबस में चौथा पार्ट है वो है मौर्य वंश में क्या है, इसके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले भारत का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं जिन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद हम इसी मौर्य वंश में पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम पढ़ेंगे बिंदुसार को। एक अलग से चार्ट बनाते हैं हम मौर्य वंश का, जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है। मौर्य वंश, इसमें हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। इन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिंदुसार को पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया था, इनको जो वसीयत में, मतलब इनको जो उत्तराधिकार के रूप में जो कुछ मिला था, इन्होंने इसको संरक्षित किया था। और इसी तरह बलबन ने भी सल्तनत काल में जो मिला था उसको संरक्षण किया था। ना एक जमीन इधर जाने दी थी, ना एक जमीन इन्होंने लिया था। तो ये था बिंदुसार का काल। अब इसके बाद पढ़ेंगे सम्राट अशोक को, जो कि सिलेबस में हमें दिया गया है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इन्हें जो है दुनिया का महान शासक कहा जाता है। इनको दुनिया का महान शासक इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इन्होंने कलिंग विजय किया था। इन्हें महान इसलिए कहा जाता है, इन्हें महान इनकी नीतियों के कारण कहा जाता है।
इन्हें महान इनकी नीतियों के कारण कहा जाता है अशोक को, क्योंकि इन्होंने धर्म का प्रयोग किया था, क्योंकि इन्होंने धर्म का उपयोग किया था। जिस समय पर लोग खून के प्यासे थे और राज्यों के लिए लड़ रहे थे, उसी समय पर इन्होंने धर्म का उपयोग किया था और इन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया था और इन्होंने इसे मानव सेवा के केंद्र में रखा। इन्होंने इसे मानव सेवा के केंद्र में रखा, इसलिए इन्हें महान बोला जाता है। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे मौर्य वंश के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा गुप्त वंश। वो है हमारा गुप्त वंश। गुप्त वंश में भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है पूर्ववर्ती गुप्त, पूर्ववर्ती गुप्त, और दूसरा है परवर्ती गुप्त। दूसरा है परवर्ती गुप्त। परवर्ती गुप्त हमें नहीं पढ़ना है, हमें पूर्ववर्ती गुप्त पढ़ना है। पूर्ववर्ती गुप्त में भी हमें पढ़ना है श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त जो कि गुप्ता वंश के संस्थापक हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है घटोत्कच के बारे में। उसके बाद हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। इन्हें वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इन्हें वास्तविक संस्थापक बोला जाता है गुप्त वंश का। उसके बाद हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम इसे इतिहास में पढ़ेंगे जब अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद है कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद है कुमारगुप्त, और उसके बाद इसके अंतिम शासक हैं स्कंदगुप्त। और परवर्ती गुप्त के बारे में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि इनको सिलेबस में इनका कोई रोल नहीं है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला मौर्य वंश है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। दूसरे शासक हुए मौर्य वंश में बिंदुसार, इन्होंने केवल संरक्षित किया था जो भी इनको मिला था। सेम कार्य सल्तनत काल में बलबन ने किया था। फिर तीसरे शासक हैं सम्राट अशोक, इन्हें दुनिया का महान शासक बोला जाता है। इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि इन्होंने कलिंग विजय किया था, इसलिए बोला जाता है कि इनकी जो नीतियां थी वो महान थी। जिस समय लोग खून के प्यासे थे, राज्यों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी समय इन्होंने धर्म का उपयोग किया था और धर्म का प्रचार प्रसार किया था, और उसके केंद्र में इनका मानव सेवा था। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी है, उसमें हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पूर्ववर्ती गुप्त, परवर्ती गुप्त। परवर्ती गुप्त हमें नहीं पढ़ना है, पूर्ववर्ती गुप्त पढ़ना है। उसमें पहले संस्थापक हैं श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, तीसरे हैं चंद्रगुप्त प्रथम, इन्हें वास्तविक संस्थापक बोला जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। उसके बाद समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। हमें यह पढ़ना है गुप्ता डायनेस्टी में, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। अब हम बात करते हैं अगले सिलेबस की ओर। अगले सिलेबस में आगे क्या दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं कि उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो उसके बाद हमें पढ़ना है वर्धन वंश के बारे में। उसके बाद हमें पढ़ना है वर्धन वंश के बारे में। वर्धन वंश में हमें क्या पढ़ना है? प्रभाकर वर्धन को, प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थीं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, उसके बाद इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था राज्यश्री। हमारे सिलेबस में जो दिया गया है वर्धन वंश में हर्षवर्धन के बारे में ही हमें पढ़ना है, क्योंकि हर्षवर्धन के शासन काल में ही चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत आया था। तो हमें बेसिकली हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, लेकिन हर्षवर्धन पर जाने से पहले हमें पहले उसके वर्धन वंश का हिस्ट्री जानना पड़ेगा। प्रभाकर वर्धन के बारे में जानना है, राज्यवर्धन, फिर हर्षवर्धन। उसके बाद हम हर्षवर्धन पे आके अपने टॉपिक को समाप्त करेंगे, और इन्हीं के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है राजपूत काल। राजपूत काल, राजपूत काल में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के कारण, राजपूतों की उत्पत्ति के कारण। उसके बाद हम इसमें हम पढ़ेंगे चालुक्य, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, जिन्हें गुर्जर प्रतिहार भी माना जाता है, और चौहान। चौहान इन्हें बोला जाता है अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा जो हमें पढ़ना है राजपूतों में ही, वो है चंदेल वंश,
चंदेल वंश, उसके बाद गहरवाल वंश, और उसके बाद हमें पढ़ना है चोल, चेर और पांड्य। ये हमें पढ़ना है। इनके अलावा राजपूत काल के अंतर्गत ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं मध्यकालीन भारत में। ये तो बात हुई एंसेंट हिस्ट्री की। एंसेंट हिस्ट्री में हमें इतना ही पढ़ना है। एंसेंट हिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। एंसेंट हिस्ट्री में हमें अभी केवल इतना ही पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। अब हम बात करते हैं मिडवल हिस्ट्री की। मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं। मध्यकालीन इतिहास में हमें दो पढ़ना है। पहला है सल्तनत काल, दूसरा है मुगल काल। सल्तनत काल में हमें क्या पढ़ना है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सबसे छोटी डायनेस्टी है ये पूरे मध्यकालीन भारत की। उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद हमें पढ़ना है सैयद वंश, और उसके बाद लोधी वंश, और उसके बाद पढ़ना है हमें इनके आर्ट एंड कल्चर को और सामाजिक स्थिति को। उसके बाद फिर हम मुगल काल पे आएंगे। मुगल काल में क्या है? पूर्ववर्ती और परवर्ती। इसमें भी परवर्ती पे हमें नहीं जाना है क्योंकि ये औरंगजेब के बाद का काल है। पूर्ववर्ती में हमें पढ़ना है बाबर को, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, शाहजहां के बाद औरंगजेब। 3 मई 1707 के बाद मुगल अंपायर का पतन चालू हो गया था। औरंगजेब के बाद जो है परवर्ती जो आएंगे शासक, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि औरंगजेब के बाद ही मुगल काल का पतन चालू हो गया था। उसके बाद मराठा अस्तित्व में आते हैं, पिक्चर में आते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। यानी कि आधुनिक इतिहास के बारे में। आधुनिक इतिहास के बारे में, तो आधुनिक इतिहास में हमें क्या पढ़ना है? मराठाओं को पढ़ना है। मराठाओं में किसको पढ़ना है? शिवाजी को पढ़ना है। शिवाजी के बाद पढ़ना है पेशवा शासन में हमें किसे पढ़ना है? बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद बाजीराव प्रथम, ये वही हैं जिन्हें आपने बाजीराव मस्तानी में देखा था। इन्होंने एक भी लड़ाइयाँ नहीं हारी थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे। ये जो था पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। और इसमें इतना भयंकर ये युद्ध हुआ था कि इसने मराठा साम्राज्य को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गया था। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में था, जो ये ऐसा था कि जैसा कि विश्व युद्ध था। जैसे विश्व युद्ध में कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां से एक व्यक्ति ना मारा हो, इसी तरह इस पानीपत के तृतीय युद्ध में भी कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें मराठाओं के घर से कोई ना मारा हो। तो ये बहुत बड़ा युद्ध था। और उसके बाद फिर हम मराठा में पढ़ेंगे बखार साहित्य को।
साहित्य को, ये मराठाओं में हमें पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश राज का अभ्युदय, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हमें क्या पढ़ना है? 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए पहला जो विद्रोह माना जाएगा वो हम 1857 के विद्रोह को मानेंगे जिसमें रानी लक्ष्मीबाई आई थी। उसके बाद हम ब्रिटिश राज का जो अभ्युदय है उसमें हम पढ़ेंगे 1757 का प्लासी का युद्ध, 1757 का प्लासी का युद्ध। उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में जो कंपनियां आई थी भारत में, पुर्तगाली कंपनी आई थी, डच आई थी, अंग्रेजी आई थी, अंग्रेजी कंपनी आई थी, फ्रांसीसी आई थी, फ्रांसीसी कंपनी। स्पेशली हमें अंग्रेजी कंपनी के बारे में पढ़ना है क्योंकि ये लोग थे, ये कहकर आए थे भारत में कि हम भारत में जो है सुशासन विकसित करना चाहते हैं, भारत को एक नई दिशा देना चाहते हैं गवर्नेंस की ओर। तो ये लोग ये कहकर आए थे लेकिन उन्होंने उल्टा किया था, भारत को ही गुलाम बना लिया था 200 सालों के लिए। तो ये हम आगे अपनी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक आर्थिक प्रभाव, उसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश भू राजस्व नीति, इसमें भी हम पढ़ेंगे ब्रिटिश भू राजस्व नीति। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अकाल, और उसके लिए जो अकाल आयोग बनाए गए हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और ब्रिटिश की भू राजस्व नीति में हम 3 नीतियां पढ़ेंगे। पहला स्थायी बंदोबस्त, दूसरा महलवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा हम पढ़ेंगे रैयतवाड़ी। इसे हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे कृषि सुधार के अंदर, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। उसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक आर्थिक प्रभाव में ही हम पढ़ेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन। इसी में हम पढ़ेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें हम पढ़ेंगे 3 लोगों को, इसमें हम पढ़ेंगे 3 लोगों को। पहले है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। दूसरा पढ़ेंगे विवेकानंद, और तीसरा पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और कहा था कि मूर्तियों में भगवान नहीं होते हैं। तो ये है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, पानी लाओ। उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे 2 फेज जो कि सिलेबस में दिया गया है, प्रारंभिक आंदोलन, प्रारंभिक आंदोलन, और दूसरा है गांधीवादी युग यानी गांधी का युग। प्रारंभिक आंदोलन में हम पढ़ेंगे पहला कांग्रेस की स्थापना,
कांग्रेस की स्थापना। दूसरा पढ़ेंगे हम नरम दल। तीसरा पढ़ेंगे गरम दल यानी उग्रवादी। और गांधी युग में हम पढ़ेंगे जो हमें सिलेबस में दिया गया है असहयोग आंदोलन। उसके बाद पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उसके बाद तीसरा है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 तक। इसी में आगे हम देखेंगे क्राउन का शासन आया, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। उसके बाद पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। उसके बाद पढ़ेंगे सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। उसके बाद पढ़ेंगे वेविल योजना। उसके बाद पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। इस योजना ने ही हिंदुस्तान को दो भागों में बांटा, हिंदुस्तान को दो भागों में बांटा, एक इंडिया एक पाकिस्तान। इसे मनबाटन योजना भी कहते हैं, इसे मनबाटन योजना भी कहते हैं। तो ये था हमारे सिलेबस का सार, जिसे हम पढ़ेंगे पूरे हिस्ट्री के अंदर। हमने पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी उसके सिलेबस को डिफाइन कर दिया है कि हम कैसे क्या पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा सिलेबस है। इसमें हमें बताया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं उनकी शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं उनकी शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल। उसके बाद सल्तनत काल मिडवल हिस्ट्री में, मुगल साम्राज्य, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। इसमें हम कांग्रेस की स्थापना, नरम दल गरम दल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गांधी युग पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद क्राउन का शासन कैसे आया वो पढ़ेंगे। फिर आखिरी में दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हम इनके बारे में पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे डिटेलिंग के साथ में। आज हमने सिलेबस को सिर्फ ओपन किया है कि हम पढ़ेंगे क्या। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में, जिसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। और आपको एक चीज़ बता दें कि एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे इसी को ले लें यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम को, सब एग्ज़ाम्स का अपना एक डिफ़िकल्टी लेवल होता है। उसी के आधार पर हमें अपनी तैयारी करना है। अगर हमारा सिलेबस है, अगर हमारा सिलेबस इतना दिया है, अगर हमारा सिलेबस जो है, अगर हमारा सिलेबस इतना दिया हुआ है तो हम सिलेबस के साथ साथ में इतना पढ़ेंगे, ताकि इस परिधि में जो पूछेगा वो तो पूछेगा ही, साथ में अगर इस परिधि में कुछ पूछता है तो वो हमसे बाहर ना जाने पाए, वो हमसे बाहर ना जाने पाए, हम उसको टैकल कर लें कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आए। तो इसी के साथ मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या था, एक बगीचे में कई सारे फूल थे। जब भी कोई वहाँ जाता तो सभी फूलों को देखकर उन फूलों की तारीफ करता। तो एक दिन उस
बगीचे में जो फूल, उस जो पेड़ में जो फूल लगे हुए थे उनके साथ में कुछ पत्ते भी लगे हुए थे। तो एक दिन पत्ते ने सोचा कि उसने उसके अंदर हीन भावना आ गई। उस पत्ते ने सोचा कि यहाँ पर सब आते हैं, फूलों की तारीफ करते हैं और मेरी कोई तारीफ ही नहीं करता है। तो एक बार जब पतझड़ का मौसम आया तो गुलाब के फूल और जो भी अन्य फूल थे वो सबकी पंखड़ियां उड़ गई, और जो पत्ता था वो भी हीन भावना के साथ मुरझा चुका था, वो नदी में जाके गिर गया। उसके बाद उसने नदी में जाके देखा, वहां पर एक चींटी जो चींटी थी वो अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो पत्ते ने कहा कि लाओ तुम मेरे ऊपर आ जाओ। तो चींटी जो है पत्ते के ऊपर चली जाती है और उसकी जीवन की रक्षा हो जाती है। तो पत्ते को तब एहसास होता है कि उसकी भी अपनी एक विशेषता है, उसका भी प्रकृति में एक अपना स्थान है, वो किसी को भी जीवन प्रदान कर सकता है। तो वो हीन भावना जो थी उसके मन से निकल गई और उसने ये समझ लिया कि इस प्रकृति में हर चीज़ का अपना एक महत्व है, अपना एक स्थान है। उसी तरह से इस प्रकृति में हमारा भी अपना एक महत्व है, हर इंसान का इंडिविजुअल लेवल पे अपना एक महत्व है, उसका एक स्थान है और उसकी अपनी कुछ पोटेंशियल होती हैं, कुछ वीकनेस होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ होती हैं। तो वीकनेस को आप आइडेंटिफाई करिए और वीकनेस को दूर करने की कोशिश करिए, अपने स्ट्रेंथ पे काम करिए। आपके जो वीक एरियाज हैं जीएस में जो भी या अदर सब्जेक्ट में, उन पर आप काम करिए। जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको आप रिवाइज करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट के लिए आप जो है टेस्ट बुक एक ऐप आता है, टेस्ट बुक ऐप आता है, आप उसमें 299 का 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें कि आप जो है कब 1 साल के अंदर कोई भी एग्ज़ाम होता है कि ऑल इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे, आप उसमें मॉक टेस्ट लगा करके पूरी तरीके से अपने आप को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। दूसरी कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो कद में छोटे थे, तो उन्हें आल्प्स पर्वत के बारे में उन्होंने सुना कि कोई आल्प्स पर्वत आज तक पार नहीं कर पाया है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि ये तो अच्छी बात हुई है, आल्प्स पर्वत को तो मैं ही फतेह करूंगा। तो जब वो अपनी सेना के साथ में बात की कि हमें आल्प्स पर्वत को पार करना है, तो उनकी सेना ने मना कर दिया कि हम आल्प्स पर्वत को पार नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपनी सेना को समझाया कि अगर आल्प्स पर्वत पार करते हुए मुझे कुछ हो जाए तो तुम लोग वापस लौट जाना। तो इस तरह से वो आल्प्स पर्वत को पार करने के लिए जब निकले तो उनको रास्ते में ही एक महिला मिली। उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बताया कि मैं आल्प्स पर्वत को पार करने जा रहा हूँ। तो वो महिला हंसी और उसने कहा कि तुम आल्प्स पर्वत को नहीं पार कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो भी गया है आज तक लौट कर नहीं आया और वहाँ पर उनकी सिर्फ हड्डियाँ ही मिली हैं, ना कि इंसान। तो नेपोलियन बोनापार्ट मुस्कुराए और आगे चल गए। उनके सैनिकों ने पूछा कि आल्प्स पर्वत कितनी दूर है? उन्होंने कहा कि बस थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर है। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जब उनके सैनिक पूछते हैं कि अब हम थक गए हैं, बताओ आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो नेपोलियन बोनापार्ट वही गर्व के साथ बोले कि हमने तो आल्प्स पर्वत कब का पार कर लिया है। तो ये होता है एक पॉजिटिव माइंडसेट का कमाल, कि आप अगर किसी भी चीज़ में पॉजिटिव माइंडसेट और सकारात्मक सोच के साथ उतरते हैं तो आप जरूर सफल होंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ हम अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री और स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल के रेगुलर फॉलोवर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक, शेयर, और ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य लोगों तक इसे पहुँचाएँ और लोगों को बताएँ और इस कोर्स के बारे में बताएं। हम मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।